गांव रतनपुर, जिसकी गिनती उन इलाकों में होती थी जहां आज भी लोग पुरानी कहानियों पर यकीन करते थे। एक समय था जब इस गांव में लोगों की हंसी गूंजा करती थी, लेकिन अब एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता था। हवा में एक अनजाना डर तैरता था, मानो किसी ने इस गांव पर कोई काला साया डाल दिया हो। लोगों का विश्वास था कि गांव के पास की पुरानी हवेली में कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं सकता। कहते थे कि इस हवेली में बहुत साल पहले एक समृद्ध जमींदार रहा करता था। वह जमींदार अमीर था, मगर उसकी बेवकूफ़ी और क्रूरता के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। एक दिन अचानक जमींदार और उसकी पूरी परिवार गायब हो गई। गांव वालों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद से हवेली को लोग मनहूस हवेली के नाम से बुलाने लगे। समय के साथ हवेली खंडहर में तब्दील हो गई और लोगों ने उसके बारे में बात करना भी बंद कर दिया। पर कहते हैं कि रात के वक्त हवेली से चीखने की आवाज़ें आती थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने खिड़कियों से परछाइयों को घूमते देखा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतने साहस वाला नहीं था कि जाकर वहाँ जांच कर सके। धीरे धीरे ये किस्से अफवाह समझे जाने लगे, मगर गांव के बुजुर्ग आज भी कहते थे, हर कहानी अफवाह नहीं होती। कहानी में नया मोड़ तब आया जब गांव के 4 युवा रघु, शिवा, दीपक और निशा ने एक दिन तय किया कि वे हवेली का राज्य जानेंगे। रघु, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था, ने दोस्तों को चैलेंज किया, अगर हम सब मिलकर एक रात उस हवेली में बिताएं और सही सलामत लौट आएं तो साबित हो जाएगा कि ये सब अफवाहें हैं। शुरू में दीपक और निशा ने मना किया, पर शिवा ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, ये सब बकवास है, लोग बस कहानियां बना लेते हैं। अंततः सब सहमत हो गए और उन्होंने तय किया कि अगले शनिवार की रात वे हवेली जाएंगे। जब शनिवार की रात आई तो चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और आसमान काला कंबल ओढ़े हुआ था। चारों ने मशालें और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली की तरफ निकल पड़े। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। ये जगह सच में अजीब लग रही है, निशा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। रघु ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, बस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में यहाँ कुछ है। वे चारों हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर लगा ताला जंग खा चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा सा खुला था, मानो किसी ने उन्हें अंदर आने के लिए बुलाया हो। क्या तुमने देखा, ये खुला हुआ है? शिवा ने धीमी आवाज में कहा। रघु ने दरवाजे को और धकेला और अंदर दाखिल हो गया। बाकियों ने भी उसका पीछा किया। हवेली के अंदर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे बहुत पुराने समय से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई हो। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर पड़े पुराने फर्नीचर की हालत बदतर थी। हवेली में घुसते ही चारों को एक गहरी खामोशी का एहसास हुआ, मानो हवेली उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। यहाँ बहुत ठंडक है, दीपक ने कांपते हुए कहा। शायद अंदर की नमी है, रघु ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। वे धीरे धीरे हवेली के बड़े हॉल की ओर बढ़े, जहाँ की छतें इतनी ऊंची थीं कि उनकी मशालों की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तभी अचानक हवेली के दरवाजे की ओर से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया हो। निशा ने डर के मारे रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम वापस चलें, उसने डरते हुए कहा, लेकिन रघु ने उसे शांत करने की कोशिश की। ये बस हवा होगी, यहाँ बहुत पुरानी हवेली है, कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन अंदर घुसते ही सबको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सी दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। दीपक ने धीरे से कहा, तुम लोग ये आवाज़ें सुन रहे हो? यहाँ कुछ गड़बड़ है। शिवा ने भी माना, लेकिन अब वापस जाने का समय नहीं था। वे काफ़ी अंदर आ चुके थे। तभी अचानक हॉल की एक दीवार पर कुछ परछाइयाँ तेज़ी से भागती हुई दिखीं। चारों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। ये क्या था? निशा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। रघु ने अपनी मशाल से उस दिशा में रोशनी की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। हमें वापस जाना चाहिए,
दीपक ने जोर देकर कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, एक दरवाजे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। एक ठंडी और खतरनाक हंसी जो उनके रोंगटे खड़े कर गई। रात के सन्नाटे में गूंजती वह अजीब हंसी जैसे हवेली के हर कोने में फैल गई। निशा, दीपक, रघु और शिवा के दिलों की धड़कनें अब और तेज हो गईं। उन्होंने अपने पैरों के नीचे फर्श की ठंडी जमीन को महसूस किया और उनकी मशालें कांपने लगीं। निशा ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से निकलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रघु, जो अब तक सबसे हिम्मत वाला बना हुआ था, थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसने बाकी तीनों को देखा और बोला, हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाना बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है ये हमारी ही डर से उपजी कल्पना हो, हमें इसे जांचना चाहिए। शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सब बकवास है रघु, हमने जो देखा वो सच था और वो हंसी, मुझे यकीन है कि ये कोई अफवाह नहीं है। रघु ने मशाल की रोशनी में चारों ओर देखा। दीवारों पर बने पुराने चित्रों में अब धूल और जाले थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डरावनी चमक थी। वो तस्वीरें मानो उन्हें घूर रही थीं। हवेली के कोने में एक पुरानी सीढ़ी दिख रही थी जो ऊपर की ओर जाती थी। शायद हम ऊपर चलकर देख सकते हैं कि क्या वहां कुछ है, रघु ने सुझाव दिया। निशा और दीपक ने हिचकिचाते हुए मना किया, लेकिन शिवा और रघु की जिद के आगे वे हार गए। चारों सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे कि वो कई सालों से किसी का वजन सहने के लिए तैयार नहीं थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक बंद दरवाज़ा दिखा। दरवाज़ा धूल और जंग से ढका हुआ था। दीपक ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुना। अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें कैसी हैं? दीपक ने फुसफुसाते हुए पूछा। शिवा ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भारी था और जाम हो चुका था। उसने थोड़ी जोर लगाई और अचानक दरवाज़ा खड़खड़ करता हुआ खुल गया। चारों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के अंदर बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी थीं, टूटे फूटे फर्नीचर, बिखरे हुए कागज़ और दीवारों पर लगी जंग खाई तस्वीरें। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। वह गुड़िया बेहद पुरानी लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन जैसे वह चारों को घूर रही हो। ये यहाँ क्या कर रही है? निशा ने कांपती आवाज़ में पूछा। रघु ने कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उस कमरे के अंदर का तापमान और गिरने लगा। दीपक ने अपने कंधों को रगड़ते हुए कहा, यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। जैसे ही रघु ने गुड़िया के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, कमरे की सभी खिड़कियाँ जोर से खुद ब खुद खुल गईं। हवा के झोंके ने कमरे में रखी सारी चीज़ों को इधर उधर गिरा दिया। कुर्सी पर बैठी गुड़िया अचानक नीचे गिर पड़ी और उसकी एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। शिवा ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? रघु के हाथों से गुड़िया फिसल गई और कमरे की लाइट्स खुद ब खुद टिमटिमाने लगीं। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। उनकी मशालें बुझ गई थीं और अब चारों बिल्कुल अंधेरे में थे। निशा ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी कमरे के कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कदमों की आवाज़ धीमी और ठहरी हुई थी, मानो कोई बहुत ही भारी चीज़ चल रही हो। दीपक ने कांपती आवाज़ में कहा, वो क्या है? अचानक उनकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उनकी सांसें रुक गईं। वो परछाई अब साफ दिखने लगी थी। एक औरत की छाया, जिसकी आंखें नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे थे जहां से अंधेरा रिस रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर बढ़ रही थी। परछाई जैसे जैसे उनके करीब आ रही थी, उसके साथ साथ हवेली की दीवारें भी मानो सिसक रही थीं। कमरे में फैली ठंडक उनकी हड्डियों तक घुस चुकी थी। परछाई की धीमी मगर ठोस आहटें कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। रघु ने सबसे पहले होश संभाला और फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ से भागो।
वे चारों तेजी से दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद हो चुका था। निशा ने घबराकर दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, मगर यह हिला तक नहीं। कमरे में अंधेरा था और परछाई उनके बेहद करीब आ चुकी थी। दीपक ने पसीने से तरबतर होते हुए कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या सच में? एक अजीब धीमी आवाज़ अचानक कमरे में गूंजने लगी। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक गूंजती हुई चीख जैसी थी जो उनके दिलों को दहला रही थी। अचानक कमरे में बिखरे कागज़ हवा में उड़ने लगे और दीवारों पर अजीब सी लकीरें बननी शुरू हो गईं। दीवारों पर खून जैसी लाल रोशनी उभरने लगी और उसमें कुछ लिखने लगा, हमेशा के लिए। शिवा ने डर के मारे अपने हाथों से आंखें ढक लीं। ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ फंस गए हैं। रघु, जो अब भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, एकदम से गुड़िया की ओर मुड़ा। शायद ये सब इस गुड़िया की वजह से हो रहा है। हमें इसे यहाँ से हटाना होगा। निशा, दीपक और शिवा ने उसकी बात मानी। रघु ने धीरे से गुड़िया को उठाया और उसे खिड़की से बाहर फेंकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, हवेली की पूरी संरचना हिलने लगी। दरवाजे खुद खुलने और बंद होने लगे और हवा के झोंके पूरे कमरे में उथल पुथल मचाने लगे। ये मत करो! एक औरत की चीख गूंजी और वह साया अब पूरी तरह से उनके सामने आ चुका था। यह वही औरत थी जिसकी तस्वीरें उन्होंने हवेली की दीवारों पर देखी थी। उसकी आंखें गुस्से और बदले से जल रही थीं। तुमने इसे छुआ तो तुम सब मर जाओगे, रघु ने कांपते हुए कहा। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन वो साया अब उनके और दरवाजे के बीच खड़ी हो चुकी थी। उसकी आवाज़ धीमी मगर बेहद डरावनी थी। तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते, निशा ने घबराते हुए कहा। तुम कौन हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? औरत की परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे यहाँ दफन कर दिया गया था, और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। रघु ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम बस यहाँ से चले जाते हैं, हमें जाने दो। साया ने कहा, तुम्हें लगता है कि बस चले जाने से सब ठीक हो जाएगा? इस हवेली में जो आया वो कभी नहीं लौट सका। तुमने मेरी गुड़िया को छुआ और अब तुम इसका अंजाम भुगतोगे। तभी अचानक कमरे की दीवारों से और परछाइयाँ उभरने लगीं। वे औरत के इशारे पर चारों तरफ घूमने लगीं, मानो उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया हो। दीपक की सांसें तेज हो गईं। हम अब क्या करें? शिवा ने घबराते हुए कहा। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रघु ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर ये सब तुम्हारी गुड़िया की वजह से हो रहा है तो हम इसे वापस रखते हैं, बस हमें यहाँ से जाने दो। औरत की परछाई थोड़ी शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, गुड़िया को वापस उसी जगह रखो जहाँ से तुमने इसे छुआ था, और फिर देखो क्या होता है। रघु ने गुड़िया को उठाकर धीरे से उसी कुर्सी पर वापस रख दिया। जैसे ही उसने गुड़िया को कुर्सी पर रखा, हवेली की दीवारें हिलनी बंद हो गईं और हवा में घुली हुई अजीब आवाज़ें भी शांत हो गईं। कमरे में फैली ठंडक भी कम हो गई। अब क्या होगा? निशा ने फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में एक गहरी चुप्पी थी। औरत की परछाई अब गायब हो चुकी थी और कमरे में सब कुछ शांत लग रहा था। परछाइयाँ भी दीवारों में वापस चली गईं और हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। शायद अब सब ठीक हो गया, दीपक ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, एक और गूंजती हुई आवाज़ उनके पीछे से आई। अभी सब खत्म नहीं हुआ। रहस्यमय आवाज़ के साथ पूरे कमरे में अचानक एक और कंपन होने लगा। दीवारों पर बनी दरारें अब और गहरी हो गईं और हवेली के हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। चारों दोस्तों का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उन्होंने सोचा था कि गुड़िया को वापस रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। अब क्या करें? निशा ने कांपती आवाज़ में कहा। रघु ने दरवाजे की ओर इशारा किया। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। लगता है यह हवेली हमें यहाँ नहीं रहने देगी। वे दरवाजे की ओर दौड़े और इस बार दरवाज़ा खुला हुआ था। बिना एक पल की देरी किए चारों ने बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्हें बाहर की हवा महसूस हुई।
वे सभी राहत की सांस लेने ही वाले थे कि अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। पूरा माहौल ठंडा और भयानक हो गया था। हमने बचकर निकल तो लिया, दीपक ने घबराते हुए कहा, लेकिन यह सब अभी खत्म नहीं हुआ लगता। तभी निशा ने पीछे मुड़कर देखा और वह चौंक गई। हवेली की खिड़कियों पर फिर से परछाइयां दिखने लगी थीं, लेकिन इस बार वे कोई इंसानी परछाइयां नहीं थीं। उन परछाइयों के आकार अजीब और विकृत थे, जैसे वे किसी पुराने समय की आत्माएं हों जो अब भी वहां भटक रही थीं। क्या ये आत्माएं हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी? निशा ने चिंतित होकर पूछा। रघु ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ हवेली का ही नहीं, कुछ और बड़ा राज है। ये आत्माएं यहाँ किसी वजह से फंसी हुई हैं। शायद हमें यह जानना होगा कि आखिर इस हवेली में क्या हुआ था, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। शिवा ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो गए हो रघु? हम यहाँ से निकल आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हमें बस इसे भूलकर वापस गांव लौट जाना चाहिए। लेकिन रघु ने कहा, नहीं, अगर हम इसे अधूरा छोड़ देंगे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। हमें हवेली के इतिहास के बारे में और जानना होगा। निशा, दीपक और शिवा ने हिचकिचाते हुए रघु की बात मानी। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से मिलने का फैसला किया, जो गांव के पुराने इतिहास के बारे में जानता था। गांव वाले कहते थे कि पुजारी के पास हर सवाल का जवाब था, खासकर उन सवालों का जो अजीब और डरावने थे। पुजारी जी से मिलने पर उन्होंने सारी बातें उन्हें बताईं। पुजारी ने सब कुछ सुनने के बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग जिस हवेली की बात कर रहे हो वह सिर्फ एक खंडहर नहीं है। वह हवेली गांव के पुराने जमींदार की है, जिसका नाम ठाकुर वीर सिंह था। वीर सिंह एक क्रूर और अमानवीय व्यक्ति था। उसने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने अपनी नौकरानी कमला के साथ ज्यादती की थी। कमला ने उस हवेली में ही आत्महत्या कर ली और तब से उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। निशा ने डरी हुई आवाज में पूछा, तो क्या हमने जो देखा वह कमला की आत्मा थी? पुजारी ने गंभीरता से कहा, हाँ, कमला की आत्मा अभी भी बदला चाहती है। उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए वह हवेली में फंसी हुई है। जितने भी लोग उस हवेली में गए वे कभी लौटकर नहीं आए, क्योंकि कमला की आत्मा ने उन्हें रोक लिया। रघु ने पुजारी से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम उसकी आत्मा को मुक्त कर सकें? पुजारी ने कहा, हवेली में जमीन के नीचे एक पुराना कक्ष है, जहां कमला ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे। उस कक्ष में जाने के बाद अगर तुम उसका आत्मा से सामना करोगे और उसे न्याय का वचन दोगे तो शायद वह तुम्हें जाने देगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उस कक्ष तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। शिवा ने डरते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक है, हमसे यह नहीं हो पाएगा। रघु ने पुजारी से कहा, हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। अगर हम कमला की आत्मा को मुक्त नहीं करेंगे तो वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। भाग 5। अंतिम सामना अगले दिन चारों दोस्तों ने एक बार फिर हवेली का सामना करने का फैसला किया। वे पुजारी के बताए निर्देशों के साथ हवेली की ओर बढ़े। इस बार उनके दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था कि वे इस बार सब कुछ खत्म करके ही लौटेंगे। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, हवेली पहले की तरह ही डरावनी थी, लेकिन अब उन्हें वहां का डर और भी वास्तविक लग रहा था। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के अंदर एक बार फिर वही ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजों की चरमराहटें गूंजने लगीं। पुजारी ने जो रास्ता बताया था वह हवेली के तहखाने की ओर जाता था। तहखाने का दरवाज़ा बेहद पुराना था और उसमें जंग लगा हुआ था, लेकिन रघु ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला। तहखाने के अंदर अंधेरा और नमी थी। वे धीरे धीरे अंदर घुसते गए और उन्हें ज़मीन के नीचे एक पत्थर का दरवाज़ा दिखा। वह दरवाज़ा बेहद भारी था, लेकिन चारों ने मिलकर उसे खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उनके सामने एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक कंकाल बैठा था। यह कमला का कंकाल है, निशा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। रघु ने आगे बढ़ते हुए कहा,
हमें उससे बात करनी होगी। अचानक कमरे में ठंडक और बढ़ गई और वही औरत की परछाई एक बार फिर सामने आ गई। ये कमला की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर क्रोध था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। रघु ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ था वह गलत था। हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं। कमला की आत्मा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द और पीड़ा दिखने लगी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए था, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। रघु ने कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाने का वादा करते हैं। हम ठाकुर वीर सिंह की सच्चाई सबके सामने लाएंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कमला की आत्मा ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। धीरे धीरे कमला की परछाई फीकी पड़ने लगी और वह गायब हो गई। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। क्या यह खत्म हो गया? दीपक ने धीरे से पूछा। रघु ने कहा, हाँ, शायद अब सब ठीक हो गया। हमें कमला की आत्मा को न्याय दिलाना होगा और तभी वह पूरी तरह से मुक्त हो पाएगी। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल गए। अब वे जानते थे कि हर कहानी महज अफवाह नहीं होती। कुछ कहानियां सच होती हैं और उनका अंत तभी होता है जब सच्चाई सामने आती है।